योद्धा बैच के सभी योद्धाओं का सौर डिजिटल गुरु के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मैं आशीष अग्रहरी लेकर आ गया हूँ औसत का मैराथन। औसत चैप्टर जो हम लोगों ने अभी कुछ दिनों से औसत चैप्टर मैंने शुरू किया था, उसका आज रिवीजन है, उसे मैं मैराथन के नाम से ला रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चाहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर करें और आप भी वीडियो अंत तक देखें। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये वीडियो बन गया था लेकिन फाइल करप्ट हो गई थी, जिसके कारण ये वीडियो फिर से बन रहा हूँ। तो मेरी इस मेहनत का सपोर्ट करिएगा और आपका सपोर्ट ही हमें हौसला देगा और बेहतर करने के लिए। तो आते हैं मैराथन जो औसत का है, इसमें मैं पूरे टॉपिक यानी पूरे टाइप औसत के जितने हैं सबको मैं रिवाइज कराऊंगा और सबसे एक एक दो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो इसलिए कहूँगा ये वीडियो आपकी बड़ी होगी पर लेकिन आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेगा, जो आपको फायदा देगी। तो आते हैं औसत की ओर कि औसत होता क्या है, औसत के कितने टाइप सवाल बनते हैं और औसत में कौन कौन से टाइप हैं और कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक होती है। तो पहला काम हम लोग जाने कि औसत होता क्या है। औसत होता है कि किसी भी समूह के बीच के मान को या मध्यम मान को हम लोग औसत कहते हैं, या एक नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं औसत हमेशा मध्य मान ही होता है। जैसे कोई आपकी श्रृंखला दी है या कोई सीरीज दी है तो उसका मध्य का जो मान होगा वही आपका औसत होगा। और औसत का एक बेसिक फार्मूला है, वो भी आप ध्यान देंगे। वो क्या है? वो है सभी राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। ये आपका औसत होता है। इसे हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, एवरेज को एवी से, टोटल अपान नंबर। औसत को एवरेज भी कहते हैं। तो एवरेज इक्वल टू टोटल अपान नंबर। औसत हमारी होती क्या है? किसी भी समूह के मध्यमान को हम लोग औसत कहते हैं। जैसे आपका एक श्रृंखला दे दिया 1 3 5 7 9, ऐसी कोई एक श्रृंखला दे दिया, तो जब भी हम औसत ज्ञात करेंगे तो हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि किसी भी सीरीज का सबसे छोटा मान और सबसे बड़ा मान कभी भी औसत नहीं हो सकता है। औसत हमेशा जो भी आएगा बीच के मान के आसपास ही होगा। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी भी श्रृंखला में औसत ना तो सबसे छोटी संख्या हो सकती है ना तो सबसे बड़ी संख्या हो सकती है, बीच के आसपास ही होगा। तो जैसे यहाँ पे 20 का मान हमारा कौन सा है? 5 है, तो अर्थात हमारा इसका औसत भी 5 के आसपास होगा, या हो सकता है 5 ही आ जाए। तो ये हमें ज्ञात करने के बाद मालूम चलेगा कि औसत होगा क्या। तो आप लोग को ये बात समझ में आई होगी कि औसत क्या है। किसी भी श्रृंखला के मध्य मान को औसत कहते हैं। तब औसत ज्ञात कैसे करना है? मेरी पिछली वीडियो में जो स्टूडेंट जुड़े रहे होंगे उन्होंने सीख लिया होगा कि औसत ज्ञात कैसे करते हैं। जो नए स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मैं उनके लिए यहीं से बताते हुए चल रहा हूँ कि औसत होगा कैसे। जैसे क्वेश्चन आ गया, कह दिया 2 4 6 8 10 का औसत ज्ञात करो। 2 4 6 8 10 का औसत ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है? औसत इक्वल टू सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5 आ गया। जब इन्हें हम ऐड करेंगे तो 2 और 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 बटे 5 आया। कितना औसत? 6। अर्थात मैंने ये भी कहा था ना कि औसत हमेशा बीच के मान के आसपास होता है या बीच का ही मान हो जाता है। तो देखिए औसत कितना आया? 6 आया। आते हैं एक और सवाल पर। औसत के कभी हो सकता है ऐसा सवाल दे दे आपको कि 12 20 24 28 का औसत क्या होगा। तो आपको वही करना है, औसत इक्वल टू टोटल अपान नंबर। तो टोटल अपान नंबर, तो अर्थात सबको क्या करूँगा मैं? ऐड करूँगा और फिर जितनी संख्या हो 1 2 3 4 संख्या, इसलिए 4 से मैंने भाग दे दिया। जब इसको ऐड करेंगे हम तो 12 और 20 हो गया 32, 32 और 20 52, 52 4 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 56 और 8 हो जाएगा 64, 64 और 20 84।
4 का भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एक नम 4, अर्थात इसका जो हमारा एवरेज आया वो 21 आया। यही मैंने कहा था ना कि बीच की संख्या के आसपास आएगा, तो ये देखिए 20 और 24, मध्य की संख्या के आसपास इसका औसत कितना आया, 21 आया। एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं, 12 और 20 32, 32 में 20 जोड़ेंगे तो 52, 52 और 4 56, 56 में 8 जोड़ा तो 56 में 8 जोड़ेंगे 64, 64 और 20, 64 और 20 आपका 84 हो जाएगा। सही है ये कैलकुलेशन। आते हैं और औसत के कैसे सवाल बनते हैं। आते हैं, एक सवाल हो सकता है आपका भिन्न का दे दें, कैसे 2/3, 3/4 और दे दे कि आपका 3/2 का औसत ज्ञात करो, का औसत ज्ञात करो। तो भिन्न का भी औसत आपका उसी ही तरह ज्ञात होगा, 2/3 प्लस 3/4 प्लस 3/2 बटे 1 2 3, 3 संख्या इसलिए मैंने ये कर दिया। आते हैं, पहले काम क्या करते हैं, भिन्नों को जोड़ लेते हैं। तो भिन्नों का एलसीएम कितना आएगा, 4 3 2 का लासा हमेशा 12 आएगा, तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 त्रिक का 9, 2 छंग 12, 6 त्रिक 18 बटे 3, 9 8 17, 17 और 18, 17 18 आपका 35 हो जाएगा बटे 12 3। अब देखिए 3 हमारा भिन्न के रूप में नहीं था, इसे भिन्न के रूप में बना लिया तो अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा हो जाता है, तो 35 बटे 36, अर्थात इस भिन्न का औसत आएगा 35 बटे 36। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा कि बेसिक औसत कैसे सॉल्व किए जाते हैं। आते हैं अब और कैसे कैसे औसत के सवाल बन सकते हैं। जैसे बेसिक में 1 2 सवाल और आपके हो सकते हैं। कह दिया कि ऐसे हो सकते हैं सवाल, मान लिया एक प्रश्न आपका इस तरह दे दे, कह दिया 11 23 और x, 11 23 और x का औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात करो। अब देखिए ऐसे भी सवाल है, ये आपके बेसिक के सवाल हैं। कह दिया 11 23 और एक तीसरी संख्या x है का औसत 40 है, तो x का मान ज्ञात करो। तो अब देखिए औसत हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, औसत इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर। अब यहाँ औसत का मान दे दिया 40, तो औसत की जगह 40 पुट कर देंगे और संख्याएं 11 प्लस 23 प्लस x बटे 3 इंटू करेंगे तो 120 इक्वल टू 11 में 23 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 11 में 23 जोड़ेंगे आपका 34 आएगा प्लस x। जब 34 उधर जाएगा तो आपका 120 माइनस 34 इक्वल टू x। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए 120 से 30 कम करेंगे तो 90, और 90 से हम 4 कम कर देंगे तो आपका आंसर आएगा x इक्वल टू 86। एक बार फिर से देख लेते हैं, हो सकता है कहीं गलत ना हो। 4 3 12 120 और 23 में 11 जोड़ेंगे 34, बिल्कुल सही है आंसर आपका। क्या होगा कि हमारी जो x थी उसका मान 86 आएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छे से, ऐसे बेसिक सवाल आपके बनते हैं। एक सवाल और बंद कर दिया क्या। अगला है प्रश्न आपका, कह दिया कि 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत 7.5 है। यदि 3 संख्या 4 6 8 हैं तो चौथी संख्या ज्ञात करो। तो चौथी संख्या ज्ञात करो। अब देखिए फिर कह दिया कि 4 संख्याओं का औसत 7.5 है, यानी 7.5 है। यदि 3 संख्याएं 4 6 8 हैं तो चौथी संख्या ज्ञात करिए, चौथी संख्या ज्ञात करिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, औसत इक्वल टू हो जाता है टोटल अपॉन नंबर। अब एवरेज कितना है 7.5 और टोटल में सभी संख्याएं जोड़ देंगे। अब देखिए संख्याएं थी 4 6 8 और एक हमने चौथी संख्या मान लिया x, तो जब यहाँ x पुट कर देंगे अपान में 4 हो जाएगा।
जब इंटू करेंगे तो 7.5 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 दूनी 15, 15 का फिर हो जाएगा 30। देख लीजिएगा आप लोग, सच्चों का 30 ही आएगा। 6 4 10, 10 8, 6 4 10, 10 8 18 प्लस x। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 30 माइनस 18 इक्वल टू x। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं आंसर कितना आएगा, 12। अर्थात हमारी जो चौथी संख्या थी उसका मान कितना आया, 12 आया। आते हैं अगला टाइप जो हमारा औसत के क्या बनते हैं, इसी की हम शुरुआत करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए आते हैं। औसत का एक अगला टाइप जो बनता है वो क्रमागत संख्याओं का बनता है। क्रमागत संख्या, ये सवाल बहुत छोटे से बेसिक से सवाल है, पर यह है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हुए ये सवाल है। क्रमागत संख्या होती क्या है, तो पहले आपको ये जानना है कि क्रमागत संख्या, क्रम से आने वाली संख्याओं को हम क्रमागत संख्या कहते हैं। वो हो सकती है आपकी नॉर्मल श्रृंखला भी हो सकती है, वो सम संख्याओं की भी सीरीज हो सकती है, वो विषम संख्याओं की भी सीरीज हो सकती है, पर वो क्रमागत होनी चाहिए, क्रम से होने चाहिए। अर्थात उनके पास के दो नंबरों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, सब में इक्वल होना चाहिए, उन्हें हम क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे एक सीरीज है आपकी 2 4 6 8 10 12, ये एक सीरीज है, इसको हम क्रमागत संख्याओं की सीरीज श्रृंखला कह सकते हैं। और ये कौन सी है, ये क्रमागत सम संख्याओं की सीरीज है, क्रमागत सम संख्याओं की सीरीज है। तो देख रहे हैं कैसे एक सीरीज में है और सबके बीच का अंतर समान है। यहाँ 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है, 4 और 6 के बीच का अंतर 2 है, 6 और 8 के बीच का भी अंतर 2 है, 8 और 10 के भी बीच का अंतर 2 है, और 10 और 12 के भी बीच का भी अंतर 2 है। अर्थात ये हमारी सीरीज कैसी है, ये हमारी सीरीज क्रमागत सम संख्याओं की सीरीज है। तो अब आपको यहाँ से ध्यान देना है कि जब भी क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला होगी तो इनका औसत आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए बेसिक तो रूल यही है कि औसत इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर। सभी संख्याओं को उठाइए, जोड़िए, उनको जितनी संख्या हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है, 6 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ से आपको एक ट्रिक ध्यान देनी है। ट्रिक वो क्या है, वो ट्रिक ये है कि जब भी हमारी श्रृंखलाएं, जब भी हमारी सीरीज क्रमागत हमें मिल जाए, चाहे वो नॉर्मल क्रमागत हो, चाहे वो सम संख्याओं की क्रमागत हो, चाहे वो विषम संख्याओं की क्रमागत हो, या किसी के गुणज की क्रमागत हो, तो सब में करना क्या है, पहली संख्या और अंतिम संख्या उठाइए और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12 2 14 में 2 का भाग करेंगे, 2 सते 14। देखिए ये औसत चाहे आप ज्ञात करिएगा, आंसर 7 ही आएगा। तो आपको ध्यान देना कि जब भी सीरीज हमारी क्रमागत होगी तो पहली और अंतिम संख्या को उठाएंगे, जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, औसत आपका आ जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए चंद सेकंडों में ये आंसर आपका आएगा। मैंने तो ये कैलकुलेशन किया, शायद जो बच्चा होशियार होगा 12 2 14, 14 में 2 का भाग दे देगा, आंसर आपका 7 आ जाएगा। एक सवाल और देख लेते हैं कैसे। मान लिया एक सीरीज है आपकी 6 12 18 24 30, ये भी आपकी क्या है, क्रमागत सीरीज है। क्यों, क्योंकि एक क्रम से भी आ रहे और सबके बीच का अंतर देखें तो बराबर है। 6 और 12 के बीच का भी अंतर 6 है, 12 और 18 के बीच का भी अंतर 6 है, 18 और 24 के भी बीच का अंतर 6 है, और 24 और 30 के भी बीच का अंतर 6 है। तो ऐसी संख्याओं के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, पहली संख्या और अंतिम संख्या को उठाइए, जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। देखिए बिना पेन चलाए कैसे, 30 और 6 जोड़ें कितना आएगा, 36, 36 में 2 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एवरेज इक्वल टू 18 यानी 18 आएगा। और इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो बेसिक रूल है कि औसत बराबर 6 + 12 + 18 + 24 + 30 बटे 1 2 3 4 5, 5 से भाग दें, तो इसमें आपका टाइम जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ जब भी सीरीज दिख जाए कि क्रमागत है तो आप यही रूल यूज करिएगा कि पहली संख्या और अंतिम संख्या को उठाया, जोड़ा, 2 से उसको भाग दे दिया, क्रमागत संख्याओं की सीरीज का आंसर आ जाएगा कि एवरेज जो आता है वो पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। अब क्रमागत संख्याओं के सवाल और कैसे कैसे बनते हैं, इसी पर आ जाएगा। कैसे कहेगा कि प्रथम 16 प्राकृत
संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए क्या कह रहा, प्रथम 16 प्राकृत संख्या। तो पहले मैं सारे स्टूडेंट से बता दूं कि प्राकृत संख्या होती क्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। कहां से? 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अर्थात सबसे छोटी हमारी नेचुरल नंबर कौन सी होती है? 1 होती है। नेचुरल यानी प्राकृत संख्या हमारी सबसे छोटी 1 होती है। अब यहाँ पे कहा गया प्रथम 16 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो कौन सी होगी? पहली 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, 5 होगी। ये कहाँ तक जाएगी? 16 तक जाएगी। अब देखिए इनका अगर हम औसत बेसिक रूल से सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ना पड़ेगा और फिर 16 संख्याएं हैं 16 से भाग देनी पड़ेगी। पर आपके लिए मैं ट्रिक क्या लेकर आया हूं कि जब भी सीरीज या श्रृंखला आपको क्रमागत दिख जाए तो पहली संख्या और अंतिम संख्या उठा लीजिए। तो पहली और अंतिम संख्या उठाया, उसे 2 से भाग दे दीजिए। 17 का आधा, 17 का आधा कितना हो जाएगा? 8.5 यानी 8.5। ये आपका आंसर आ गया। बहुत चंद सेकंडों में ये आपके आंसर आएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर। फिर मान लिया एक प्रश्न और दे दिया, कह दिया कि प्रथम 6 क्रमागत सम संख्या का औसत ज्ञात करो। औसत ज्ञात करिए। अब देखिए प्रथम 6 क्रमागत सम संख्या हैं, तो पहली क्रमागत सम संख्या प्रथम कौन सी होती है? सबसे पहली छोटी सम संख्या 2 होती है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। ये हमारी 6 क्रमागत सम संख्या हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब इनका औसत ज्ञात करेंगे तो पहले जब भी दिख जाए कि क्रमागत है तो हमें क्या करना है? पहली संख्या अंतिम संख्या उठाना है, 2 से भाग दे देना। 12 में 2 जोड़िए कितना आ जाएगा? 14 में 2 से भाग कर दे कितना आया? 7 आया। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दे दिया कि प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत। ये देखिए ये भी प्रश्न बन सकता है औसत का। पहले 5 क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होंगी आपकी? 1, 3, 5, 7 और 9। ये आपकी क्या है? पहली 5 क्रमागत विषम संख्या है। तो अब इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? पहली और अंतिम संख्या उठा के 2 से भाग दे देंगे तो 10 में 2 का भाग चला जाए, कितना बचा? 5। अर्थात हमारी प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 5 होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलते हैं अगला। इसी में और किस टाइप के प्रश्न बनते हैं आपके क्रमागत संख्याओं में? क्रमागत संख्याओं का एक इस तरह भी सवाल आपका वही बनता है, कह देगा कि 3 के पहले 8 गुणजों का औसत ज्ञात करो। 3 के पहले 8 गुणजों का औसत ज्ञात करो। तो 3 के पहले 8 गुणज कौन होंगे? एक तो 3 खुद होगा, फिर 6 होगा, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। ये 3 के पहले आपके क्या हैं? पहले 8 गुणज हैं। अब इनका औसत अगर हम बेसिक रूल से सॉल्व करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ना पड़ेगा और फिर 8 से भाग देना पड़ेगा। पर ये सीरीज कैसी होगी? क्रमागत। ये देखिए सबके बीच का अंतर 3 आ रहा है, सबके बीच का अंतर 3 आ रहा है, तो ये क्रमागत है और एक क्रम से लगी हुई सीरीज है। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को उठाइए और 2 से भाग दे दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 27 में 2 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 13 दूनी 26, तो 13.5 आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। अब प्रश्न इस तरह भी आ सकते हैं आपके, कह दिया कि 212 से 232 तक की सभी संख्या का औसत ज्ञात करो।
अब देखिए 212 से, अब यानी 212, फिर उसके बाद क्या होगा 213, फिर क्या होगा 214, फिर इस तरह हम लोग कहाँ जाएंगे 232 तक जाएंगे। तो अब इस तरह की बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन आपका बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारी क्रमागत सीरीज है। ये देखिए 112 और 113 के बीच का अंतर 1, 113 और 114 के बीच का भी अंतर 1, आगे भी इसी तरह होगा। तो हमें काम क्या करना है, पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़िए और 2 से भाग दे दीजिए। देखिए जब जोड़ेंगे तो 2 2 4, 3 1 4, 2 2 4 बटे 2, आंसर आपका आ जाएगा 222। तो ऐसे आपको प्रश्नों को सॉल्व करने आते हैं। और क्रमागत संख्याओं के कैसे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। एक सवाल इस तरह भी आपका आ सकता है कि 7 क्रमागत संख्या का औसत, 7 क्रमागत संख्या का औसत 33 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। अब देखिए, अब यहाँ पे वो संख्याएं नहीं दी गई हैं, पर कहा क्या कि 7 क्रमागत संख्या हैं जिनका औसत 33 है, तो पहली संख्या ज्ञात करना है। तो पहले आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि क्रमागत हमारी संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो हमेशा ये जानिएगा कि जैसे क्रमागत संख्या कह रहा है, ना कि क्रमागत सम संख्या, ना कि क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत संख्या कह रहा है। तो क्रमागत संख्या पहली अगर 1 होगी तो दूसरी कितनी होगी 2, तीसरी कितनी होगी 3। अर्थात क्रमागत संख्या अपने से आगे वाली संख्या से 1 छोटी होती है, या कह सकता हूं क्रमागत संख्या अपने से पीछे वाली संख्या से 1 बड़ी होती है। अर्थात अगर हम पहली संख्या x मान लें तो अगली क्या होगी x+1 होगी, इसमें 1 जुड़ा, और उसके आगे वाली इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा x+2। इसी तरह उसके आगे वाली क्या हो जाएगी x+3, उसके आगे वाली क्या हो जाएगी x+4, x+5 और x+6। ये हमारी 7 क्रमागत संख्याएं होगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये क्रमागत कह भी रहा है, तो इनका औसत आप कैसे ज्ञात करते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, औसत आता है। और यहाँ पे औसत दे दिया है 33, जब इनका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 6 = 66। तो 2x = हो जाएगा 66 - 6, ये हो गया 60, काटेंगे तो x का मान कितना आया 30 आया, x का मान 30 आया। अर्थात पहली संख्या हमारी 30 होगी, दूसरी 31, तीसरी 32, फिर 33, फिर 34, फिर 35 और फिर 36। पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि पहली संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या आपकी कौन होगी, पहली संख्या आपकी 30 होगी। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका इसी का बन सकता है। अगला सवाल है आपका कि 4 क्रमागत संख्या का औसत, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब देखिए सभी स्टूडेंट, अभी तक आपने जो इसके पीछे का सवाल था उसमें क्या था, क्रमागत संख्या। अब क्या हो गया 4 क्रमागत सम संख्या। तो 4 क्रमागत सम संख्या कौन सी है, यहां पे सवाल ने नहीं दिया, बस इतना दिया कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत आपका 17 है। तो हमें मानते हैं पहली सम संख्या क्या मान लिया x, तो अगली सम संख्या हो जाएगी आपकी x+2, तीसरी हो जाएगी x+4 और चौथी हो जाएगी x+6। तो ये हमारी क्रमागत संख्याओं के लिए आपको मानना पड़ेगा। पहली संख्या अगर आपने x मानी तो दूसरी x+2 मानेंगे, तीसरी x+4 मानेंगे और चौथी x+6 मानेंगे। तो क्रमागत संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया है कि पहली संख्या उठा लेते हैं और अंतिम संख्या उठा लेते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। जो आंसर आता है वो आपका औसत आता है। तो औसत यहाँ पे दे दिया है कितना 17। जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग करने में ये आ जाएगा 2x
प्लस 6 इक्वल टू 17 में 2 का गुणा हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। जब इसे और इधर सॉल्व करते हुए आएंगे तो 2x प्लस 6 इक्वल टू 34, तो 2x बराबर 34 और ये 6 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में आ जाएगा, तो आपका 28 हो जाएगा। 2x से काटेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 14, अर्थात हमारी सब पहली संख्या थी 14, उसके बाद दूसरी सम संख्या 16, फिर 18, फिर 20, अर्थात पूछ कह रहा था कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या मेरी 16 होगी। आते हैं एक इसी तरह विषम के सवाल पर, तो मैं कहूंगा इसे अच्छे से सवाल देख लीजिए और इसे अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। फिर आएगा आपका सवाल कि चार क्रमागत विषम संख्या का औसत 14 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या ज्ञात करो। अब देखिए, फिर मैं यहां स्टूडेंट से सबसे समझाना चाहूंगा कि अभी इसके पीछे वाला सवाल था कि चार क्रमागत सम संख्या, और यहां पे कितना है, चार क्रमागत विषम संख्या, उसका औसत 14 दे दिया है। तो इसमें भी हमारी संख्याएं नहीं मालूम है, तो हमें इसे में भी मानना पड़ेगा। तो इसमें भी हम जब मानेंगे तो x का मान x मानेंगे और दूसरा मान x प्लस 2 होगा। तो यही मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि सम और विषम संख्या के लिए जो हम संख्याएं हम लोग मानते हैं वो सेम होती है। चाहे सम होगी तब भी वो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 होगी, और वो विषम संख्याएं क्रमागत होगी तो उनके भी नंबर सेम होंगे। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 होगा। जब इनका भी औसत ज्ञात करेंगे तो x पहली संख्या और अंतिम संख्या को लेकर 2 से भाग देते हैं, जो आंसर आता है वो आपका औसत आता है, और औसत का मान दे दिया 14। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 6 इक्वल टू 28, और 2x इक्वल टू 28 में से 6 घट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 22। 2 से काटेंगे तो x का मान कितना आया, 11 आया, अर्थात हमारी पहली संख्या 11 होगी, दूसरी 11 में 2 जोड़ेंगे 13 होगी, तीसरी हमारी 11 में 4 जोड़ेंगे 15 होगी, और चौथी हमारी 11 में 6 जोड़ेंगे 17 होगी। अब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा था कि पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या आपकी 11 है, और हो सकता है पूछ ले सबसे बड़ी संख्या तो 17 है, या जो भी पूछ सकता है, या पूरी सीरीज का पूछ ले कि पहले से दूसरी संख्या कौन होगी, तो इस तरह 13 होगी। आशा करता हूं क्रमागत संख्याओं के सारे टाइप मैंने इसमें बता दिए हैं और सारे सवाल उसके भी सॉल्व कर दिए हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। आते हैं औसत के अगले टाइप पर। अगला टाइप आपका है कि जब समूह में कोई शामिल होता है, जब समूह में कोई व्यक्ति, वस्तु या संख्या क्या होती है, शामिल होती है, शामिल हो, ये इस टाइप के सवाल हैं। अब देखिए, सारे स्टूडेंट जो मेरे पीछे के वीडियो देख चुके होंगे तो ये टाइप भी आप समझ गए होंगे कि ये टाइप क्या है, जब समूह में कोई व्यक्ति, वस्तु, संख्या शामिल हो। अब ये इसमें व्यक्ति भी शामिल हो सकता है, किसी समूह में कोई वस्तु भी शामिल हो सकता है, या कोई संख्या या कोई मान शामिल हो सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं बता दूं, पहले प्रश्न मैं नोट कर दे रहा हूं, क्वेश्चन कैसे होंगे। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 9 लोगों के एक समूह का भार 40 किलो है। फिर अब बोलेगा एक व्यक्ति जिसका भार 50 किलो है, इस समूह में शामिल हो
तो नया औसत क्या होगा। देख लीजिए सारे स्टूडेंट, ऐसे सवाल आएंगे, कहेगा 9 लोगों के एक समूह का औसत भार 40 केजी है, एक व्यक्ति जिसका भार 50 केजी है इस समूह में शामिल हो तो नया औसत क्या है। ऐसे सवालों के लिए मैंने आपको सिंपल सा रूल बताया था कि 9 लोग, औसत कितना है 40। तो पहले हम लोग टोटल ज्ञात करते हैं, टोटल इक्वल टू होता है औसत गुणे नंबर, अर्थात औसत में कुल संख्या का गुणा कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो जब यहां टोटल करेंगे तो 40 में 9 का गुणा होगा तो 360 आ जाएगा। एक व्यक्ति शामिल हो रहा है जिसका भार 50 केजी है, तो सबको जोड़ेंगे, लोग हो जाएंगे 10 लोग हो जाएंगे, और 10 लोग का टोटल भार आपका आ जाएगा 410 किलो, और 410 किलो हो जाए तो नया औसत इक्वल टू क्या होता है, टोटल अपान नंबर। टोटल आपका 410 है, उसमें 10 लोग हैं, जब काटेंगे 41, अर्थात नया औसत आपका 41 किलो हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी इसी तरह का आ सकता है। कह दिया कि बोल दिया 4 संख्या का औसत मान 60 है, एक संख्या जिसका मान 80 है शामिल हो जाए। एक प्रश्न और है आपका, जब समूह में कोई व्यक्ति या वस्तु शामिल होता है उसका है कि 9 छात्रों का औसत भार 40 केजी है, एक अध्यापक के शामिल हो जाने से औसत में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार बताइए। देखिए अभी तक क्या था कि जो व्यक्ति शामिल होता था उसका भार, उसकी उम्र सब बता देता। अभी की क्या हो गया, शामिल होने के बाद जो नया औसत बनता है उसको ही बता दिया कि औसत में 1 अंक की वृद्धि हो गई, अर्थात पहले जो औसत 40 था उस व्यक्ति के आने के बाद वह औसत में 1 अंक की वृद्धि, अर्थात वो औसत कितना हो गया, 41 हो गया। तो अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए वही रूल आपका चलेगा कि 9 लोग, औसत 40 है, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 360। एक व्यक्ति शामिल हुआ, वो कितना था हमें नहीं मालूम, पर उन 10 लोगों के आ जाने से औसत जो था 1 अंक की वृद्धि हो गई, तो औसत कितना हो जाएगा 41। तो यहां टोटल कितना हो जाएगा 410। अब देखिए यहां पर वो व्यक्ति शामिल नहीं था, इसलिए टोटल कितना आया था, कुल योग कितना आया था 360, और यहां पर व्यक्ति शामिल हो गया तो टोटल कितना आ गया 410। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो वही व्यक्ति का भार होगा, वही व्यक्ति की उम्र होगी जो इस समूह में शामिल हुआ होगा। पर यहां पूछ क्या रहा है कि भार, तो इसका जो अंतर होगा तो इसका अंतर कितना आएगा 40 10 50, इस बीच का अंतर यानी इन दोनों घटा देंगे तो 50 किलो का वो अध्यापक था। फिर से एक बार देख लीजिए कि 9 छात्रों का औसत भार 40 केजी था, एक अध्यापक के शामिल हो जाने से औसत में 1 अंक की वृद्धि हो जाती है, तो अध्यापक का भार बताइए। 9 लोग थे, औसत 40 था, टोटल कितना हो गया 360। एक अध्यापक शामिल हुआ, कितना हो गया 10, औसत हो गया 41, तो टोटल कितना हो जाएगा 410। जब दोनों का अंतर हम सॉल्व करेंगे तो आया 50 केजी, यही जो था जो व्यक्ति हमारा शामिल हुआ था उसका था। अभी तक क्या था, जब समूह में कोई व्यक्ति वस्तु शामिल होता है, अब क्या आएगा, इसी पर सवाल आएगा कि जब वो छोड़कर जाता है तो उसको भी देखिए। हर एक टाइप के मैं 2-2 3-3 प्रश्न आपको सॉल्व करा रहा हूं कि एक वीडियो ही आपके लिए बेहतर साबित हो, एक वीडियो से आपको औसत के पूरे सारे सवाल आपको समझ में आ जाएं। तो इसलिए मैं कहूंगा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक सवाल पे फोकस कीजिएगा। जब समूह में कोई व्यक्ति या वस्तु, जब समूह को कोई व्यक्ति, वस्तु या संख्या छोड़कर जाए, देखिए यहां पर क्या करते थे, जोड़ते थे। अब इन सवालों पर क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे एक प्रश्न मैं भाई कर ले रहा हूं, कहेगा कि 11 छात्रों का औसत उम्र
औसत उम्र 30 वर्ष है, 30 वर्ष है। राम की उम्र 35 वर्ष है। इस समूह को छोड़कर जा रहा है। तो औसत कितना हो जाएगा? तो औसत कितना हो जाएगा? देखिए 11 छात्रों का एक समूह था जिनकी औसत उम्र 30 वर्ष थी। राम जिसकी उम्र 35 वर्ष है वो इस समूह को छोड़कर जा रहा है। तो अब जो बचे हुए हमारे छात्र हैं उनका औसत क्या होगा, सवाल यही पूछ रहा है। तो अब ऐसे सवालों के लिए क्या करना है, वही चीजें हैं आपकी। 11 स्टूडेंट हैं, औसत उम्र 30 है, तो टोटल उम्र कितना हो जाएगा? 330 वर्ष हो जाएगा। अब राम छोड़ रहा है तो राम तो एक व्यक्ति हुआ ना, तो लोग कितने हुए? 10। अब छोड़कर जा रहा है तो वो अपनी उम्र को लेकर जाएगा। तो अब टोटल कितना बचेगा? अब टोटल बच जाएगा 295। तो नया औसत क्या बन जाएगा? टोटल अपान नंबर 295 में 10 का भाग दे देंगे तो 29.5 ये बन जाएगा नया औसत। यानी जो शेष बच्चे हैं उनका नया औसत बन जाएगा 29.5। आशा करता हूं ये सवाल समझ में आया होगा। एक सवाल और लेते हैं और इस टाइप को भी मैं खत्म करता हूं। आ गया कि 21 लोगों का औसत भार 50 किलो है। एक व्यक्ति के चले जाने से, एक व्यक्ति के चले जाने से औसत में एक अंक की कमी हो जा रही है। वो एक भी अंक हो सकता है, 2 भी अंक हो सकता है, 3 भी हो सकता है। औसत अंक की कमी हो गई तो गए व्यक्ति का भार बताइए। गए व्यक्ति का भार बताइए। अब देखिए सवाल कैसा है। 21 लोगों का औसत भार 50 किलो है। एक व्यक्ति के चले जाने से औसत में एक अंक की कमी हो गई तो गए व्यक्ति का भार बताइए। ये भी सवाल उसी तरह होगा। 21 लोग, औसत कितना है? 50। तो टोटल कितना बन जाएगा? 0, 5 का नाम 5, 5 10, 1050। अब एक व्यक्ति जा रहा है तो जब कम करेंगे तो लोग हो जाएंगे 20। कह रहा औसत में एक अंक की कमी हो जा रही, यानी जो हमारा औसत पहले 50 था अब कितना हो गया? 49। तो टोटल इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 8 एक 9, 980। अब देखिए 950 जब तक वो व्यक्ति शामिल था तब तक कुल योग हमारा 1050 था, और जब वह व्यक्ति छोड़कर चला जा रहा है तो हमारा टोटल 980 हो रहा। तो पूछ रहा है जाने वाले व्यक्ति का भार कितना होगा। दोनों को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो आ जाएगा 50 और 20, 70 किलो, अर्थात जाने वाला व्यक्ति 70 किलो का था। आशा करता हूं ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। आते हैं एक नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप आपका है औसत चाल। औसत चाल। औसत चाल का सभी लोग फार्मूला जानते होंगे कि 2xy अपान x प्लस वाई, जहां पर x और y हमारी चाल होती हैं, x और y चालें होती हैं। तो औसत चाल का फार्मूला बनता है 2xy अपान x प्लस वाई। इसके प्रश्न कैसे आएंगे? एक प्रश्न से मैं इस टाइप को खत्म कर रहा हूं। इनके चाल जो ये फार्मूला है
ये फार्मूला मैं सारे स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, ये निश्चित दूरी का फार्मूला है। निश्चित दूरी और एक होती है अनिश्चित दूरी। निश्चित दूरी का ये फार्मूला, यानी ये फार्मूला अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ निश्चित दूरी पर। निश्चित दूरी क्या होती है कि जब हम चलते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएं और उस पॉइंट से वापस आए, अर्थात जब हम दो दूरियां तय करें और उन दोनों दूरियों की माप बराबर हो, मान बराबर, जैसे मैं 100 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाऊं और उसके आगे के भी 100 किलोमीटर मैं 60 की स्पीड से जाऊं, तो दोनों दूरियां मेरी 100 थी, अर्थात मैं निश्चित दूरी तय कर रहा हूं। जैसे एक ट्रेन कानपुर से नागपुर जाती है 80 की स्पीड में, फिर नागपुर से कानपुर आती है 90 की स्पीड में, तो उसकी औसत चाल, तो ये दूरियां क्या निश्चित, अर्थात जो दूरियों का मान बराबर होते हैं, जहां दूरियों का मान बराबर होता है उन्हें निश्चित दूरी कहते हैं। अनिश्चित दूरी क्या होती है कि जैसे मैं कानपुर से इलाहाबाद 200 किलोमीटर 80 की स्पीड से आऊं, फिर इलाहाबाद से बनारस 150 किलोमीटर की दूरी में 90 की स्पीड में जाऊं, अर्थात ये देखिए कानपुर से इलाहाबाद 200 किलोमीटर की दूरी थी और इलाहाबाद से बनारस की दूरी हमारी 150 किलोमीटर थी। तो ऐसी दूरियों को हम अनिश्चित दूरी कहते हैं। तो अनिश्चित दूरी का सवाल हम लोग चाल और दूरी के चैप्टर में सॉल्व करेंगे, पर ये अभी ये निश्चित दूरी है, ये औसत में ही आता है। निश्चित दूरी के जो भी सवाल होते हैं वो औसत में ही आते हैं और उन्हें ये सॉल्व करना पड़ता है। तो अब औसत की चाल की बात कर लेते हैं। आएगा कि राम अपने विद्यालय या अपने स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, कि चाल से जाता है और वापस घर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। अब देखिए यहां पे एक चाल को x मान लेते हैं और दूसरी चाल को y मान लेते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब औसत चाल ज्ञात करेंगे तो औसत चाल हमारी क्या कहती है कि 2xy, 2x के स्थान पे 40, y के स्थान पर 60 बटे 40 प्लस 60। सॉल्व करेंगे तो 2, दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 100। जब काटेंगे इन्हें तो 4 दूनी 8, 8 छंग 48, अर्थात हमारी औसत चाल आ जाएगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आशा करता हूं औसत चाल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आते हैं अगले सवाल पर। अगले टाइप पर ही मैं आता हूं कि अगला टाइप आपका क्या बनेगा। अगला टाइप आपका आएगा सही गलत। अगला टाइप आपका बनता है सही गलत। एक सवाल से इसको भी मैं समझा दूंगा। टाइप है हमारा सही गलत। इसके जो प्रश्न होंगे कुछ इस तरह के होंगे। कहेगा कि 20 संख्याओं का औसत 40 है, बाद में मालूम चला कि एक संख्या 80 थी, उसको गलती से 60 लिख दिया गया था, तो सही औसत क्या था। अर्थात जब औसत ज्ञात कर रहे थे तो एक कोई नंबर था सही, उसे हम लोग गलती से या देखने में गलती हो गया उसे हम गलत नोट करके उसको औसत को ज्ञात करते हैं। कहता है कि जब आप सही औसत सही संख्या जान गए हैं तो नया औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं, इस सवालों पे बहुत छोटे सवाल होते हैं और सवाल तो अच्छे होते हैं पर इनका कैलकुलेशन बहुत छोटा होता है। कहेगा कि 11 संख्या का औसत 40 है, बाद में मालूम चला, बाद में पता चला कि एक संख्या 30 थी जिसे गलती से
50 लिख दिया गया था, लिख दिया गया था, तो सही औसत क्या होगा? सही औसत क्या होगा? अब देखिए ये है, कह रहा 11 संख्याओं का औसत 40 है। एक संख्या जिसका मान 30 था उसे गलती से 50 लिख दिया गया था, तो सही औसत पूछ रहा है कि सही औसत क्या होगा। तो आपको काम क्या करना है, वही बेसिक सा रूल, 11 स्टूडेंट और औसत 40, टोटल हो जाएगा 440। एक संख्या 30 थी, उसे गलती से क्या लिख देगा 50। तो पहला चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सही संख्या कौन है और गलत कौन है। सही हमारी संख्या थी 30, उसे गलती से 50 लिख दिया गया, अर्थात इसमें शामिल कौन है? इसमें शामिल है आपकी गलत संख्या। तो पहले आप क्या करेंगे, गलत संख्या को घटाएंगे। तो गलत संख्या कौन है? 50। जब 50 घटा देंगे गलत संख्या तो ये आपका आ जाएगा 390। अब इसमें क्या करना है, सही नंबर जोड़ना है। तो सही नंबर 30 था, जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 420। अब आपका औसत ज्ञात करना है, तो औसत इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल अपान नंबर। 420 में 11 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, 11 3 33, 11 3 33 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, शेष कितना बच जाएगा बच्चों, 7 2 9 हो जाएगा 90, 11 88, फिर कितना शेष आ गया 2 हो जाएगा, और 11 1 11, अर्थात 38.1 आपका ये औसत आएगा। तो आपको करना क्या है, पहले आपको टोटल ज्ञात कर लेना है, जो गलत अंक हो उसे हटा देना है, फिर उसमें सही अंक जोड़ देंगे। तो जो यहाँ पे योग आता है वो सही योग आता है, तो वो जब सही योग आएगा तो कुल नंबर से जब आप उसे भाग दे देंगे आपका सही औसत आ जाएगा। आशा करता हूं ये सही और गलत का टाइप भी आपको समझ में आया होगा। आते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप है जब औसत की प्रत्येक संख्या में, जब औसत की प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें। ये इसके भी सवाल बहुत अच्छे बनते हैं। औसत की एक क्वालिटी होती है। औसत की एक क्वालिटी क्या होती है कि अगर कह दिया कि औसत की एक श्रृंखला का मान इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो औसत की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि जो हम प्रत्येक संख्या में जो काम करते हैं, यानी अगर प्रत्येक संख्या में जितना संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, वही काम डायरेक्ट अगर हम औसत में कर देते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा, वो सही आंसर होता है, उसमें कुछ आपको करना नहीं। बिना पेन चलाए ये आंसर देंगे। कैसे, प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न इस तरह आएगा, कहेगा कि 9 संख्या का मान 50 है, यदि प्रत्येक 9 संख्या का औसत मान, माफी चाहूंगा, औसत मान 50 है। कहेगा 9 संख्या का औसत मान 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, देख रहे हैं अभी हम लोग इतने डिजिटल नहीं हुए कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो या एसी का रूम हो, तो धीरे धीरे सब कुछ आएगा। आप लोग की दुआएं होंगी, आप लोग के सहयोग होगा तो सब कुछ आएगा। तो देख रहे हैं मैं पूरा अब पसीने से तरबतर हो चुका हूं, पूरा भीग चुका हूं, पर ये मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि मेरी मेहनत को भी आप लोग प्यार दीजिए और अधिक से अधिक वीडियो लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश करिए। बहुत मेहनत कर रहा हूं। ये जब मैं ये शूट कर रहा हूं तो ये मैं पूरा भीग चुका हूं और एक छोटा सा
रूम है। एक दिन मैं आपको सब कुछ अब दिखाऊंगा कि कैसे क्या हम लोग वीडियो बनाते हैं, पर अभी हम लोग चलते हैं अपने टाइप पे, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और मैं चाहूँगा मेरा सारा स्टूडेंट जितने भी यूपीपी के फॉर्म डाले मेरे सारे बच्चे सेलेक्ट जरूर हो और उनके घर वर्दी आए और उनके कंधों में वर्दी आए, और यही मेरा सपना है और यही सपना लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो आते हैं सवाल की ओर। 9 संख्या का औसत मान 50 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या है। ऐसे सवालों के लिए कह क्या रहा है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो औसत की एक क्वालिटी ये होती है कि जो काम औसत की प्रत्येक संख्या में करते हैं वही काम डायरेक्ट औसत में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहां का आंसर सीधी सी बात, पहले औसत कितना था 50 था, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने की बात कह रहा है तो डायरेक्ट इसका हम आंसर दे देंगे 55। 5 मैंने जोड़ दिया, आंसर आ गया, बिना पेन चलाए आपका आंसर आ गया 55। आते अगले सवाल पर। एक सवाल और मान लिया ऐसे आ गया, कह दिया कि 10 छात्रों का औसत अंक 80 है, 80 है, प्रत्येक छात्र को 10-10 अंक और दे दिए जाएं तो नया औसत क्या होगा। तो ये देखिए प्रत्येक छात्र यानी प्रत्येक संख्या में 10-10 जोड़ रहा है तो नया औसत बिना पेन चलाए आप कह देंगे 90। अगर यहाँ गुणा करने के लिए भी कहता तो आप औसत में गुणा कर देते, आंसर आपका आ जाएगा। आशा करता हूँ ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। आते हैं अगला टाइप है हमारा उम्र वाले प्रश्न जो इसी से रिलेटेड है। उम्र वाले प्रश्न, उम्र के प्रश्न यही आपकी जो औसत की क्वालिटी थी इसी से रिलेटेड हैं और इन्हीं के रिलेटेड होके ये सवाल बनते हैं। जैसे कहेगा कि 5 वर्ष पहले राम और सीता की उम्र 30 वर्ष, औसत उम्र 30 वर्ष थी। सॉरी यहां पे मैं नोट कर दे रहा हूं कि औसत उम्र 30 वर्ष थी। आज उनके पास एक बच्चा है, तो तीनों की औसत उम्र 31 वर्ष है। तो बच्चे की उम्र बताइए। देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करना है कि जब ये पास्ट की बात कर रहा है कि पास्ट में 5 वर्ष पहले राम और सीता की औसत उम्र 30 वर्ष थी, तो पास्ट में हम आज वर्तमान में आएंगे। जब वर्तमान में आएंगे तो वर्तमान में कह सकते हैं कि राम और सीता की औसत उम्र 35 वर्ष है। अब ये सोच रहे होंगे कि सवाल में 30 था, अब यहां 35 कैसे होगा, क्योंकि ये 5 वर्ष पहले की उम्र की बात कर रहा था। जब आ जाएंगे तो राम की भी उम्र में 5 जोड़ेंगे और सीता की उम्र में भी 5 जोड़ेंगे। तो वही काम हमने बताया था कि जो काम हम प्रत्येक संख्या में करते हैं, प्रत्येक मान में करते हैं, वही काम डायरेक्ट हम औसत में कर देते। इसलिए औसत 30 था तो एवरेज कितना हो गया 35। टोटल होगा तो टोटल आपका 70 हो जाएगा, 35 दूनी 70। आज राम है,
सीता है और उनका एक बच्चा है। अब ये 3 लोग हो गए, पर औसत क्या है, 31 ही वर्ष है। जब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, 3 का नम 3, 3 तिरक 93। अब देखिए यहां पर राम सीता, ये पहले वाले टोटल में कौन था, राम और सीता थे, और दूसरे वाले टोटल में कौन है, राम सीता और उनका एक बच्चा। ये मान क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि इनमें उनके बच्चे की उम्र भी शामिल थी। अब यहाँ पे ज्ञात करना है कि बच्चे की उम्र कितनी थी, तो बच्चे की उम्र 23 वर्ष थी। 70 93 70 80 80 90, हाँ ठीक है, 23 वर्ष थी। अब आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वास्तविक रूप से ये सवाल 30 साल की उम्र में शादी, 23 साल का बच्चा, तो ये नहीं, ये हमारा संख्या है, मैथ है, मैथ में हम लोग मान लेते हैं। तो ये माना हुआ सवाल है कि बच्चे की उम्र 23 वर्ष है। चलते हैं आगे, आगे भी एक सवाल और इसी पर देख लेते हैं कि कैसे होगा। एक सवाल और कह देगा कि 3 वर्ष पहले 4 लोगों के एक परिवार की औसत उम्र 30 वर्ष थी। राम के शामिल हो जाने से औसत उम्र 31 वर्ष हो जाती है, तो राम की उम्र बताइए। अब देखिए यहां पे क्या है, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि 4 लोगों की औसत उम्र 30 वर्ष थी। तो जब 3 वर्ष पहले की थी तो आज कितनी हो जाएगी, 33। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 12 4 12 12 1 13, 132 वर्ष हो जाएगा। और आज जब राम शामिल होगा तो इस परिवार में कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए, और औसत कितना हो गया, 31 हो गया। जब इनको सॉल्व करेंगे तो टोटल आ जाएगा 155। अब देखिए यहां पर राम शामिल नहीं था और यहां पर राम शामिल हो, जो अंतर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, राम की उम्र हो जाएगी। जब से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 और ये आपका आ जाएगा 2, अर्थात राम की उम्र आ जाएगी 23 साल। इन दोनों का अंतर जो होगा वही राम की उम्र हो जाएगी, और राम की उम्र हो कितनी जाएगी, 23 साल। आशा करता हूं कि उम्र वाले भी सवाल आपको समझ में आए होंगे। आते हैं बल्लेबाज वाले प्रश्न, या औसत की जान कहा जाता है कि बल्लेबाज वाले प्रश्न। तो बल्लेबाज वाले प्रश्न के लिए ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक है। एक शॉर्ट ट्रिक से बल्लेबाज वाले प्रश्न आपके एक लाइन में होंगे। जैसे कहा कि पिछला औसत, ये आप पहले नोट कर लेंगे शॉर्ट ट्रिक, तब आपको ये बात समझ में आएगी जब ये प्रश्न आएगा। पिछला औसत बराबर नया रन माइनस वृद्धि गुणे कुल मैच। देखिए यहां पर फिर मैं समझाऊंगा, यह शॉर्ट ट्रिक है। जब वृद्धि कहे तो माइनस, जब कमी कहे तो प्लस। हाँ ये उल्टा है, यानी वृद्धि कहेगा तो माइनस, सब लोग सोच रहे होंगे प्लस आना चाहिए, नहीं, जब वृद्धि कहेगा तो माइनस का यूज करेंगे और कमी कहेगा तो प्लस का यूज करेंगे। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक नोट करनी है। अब प्रश्न कैसे आते हैं इसको भी जानिए। प्रश्न आएगा कि राम के ने अपने 10वें मैच में 80 रन बनाए, जिसके कारण औसत में 1 रन की वृद्धि हो गई। तो अब यहां से 2 प्रश्न बन सकते हैं। एक क्या, 9वें मैच तक राम के रन, और दूसरा हो सकता है 10वें मैच के बाद राम के औसत रन।
औसत रन, ऊपर वाले में भी है औसत रन, 9वें मैच तक राम के औसत रन। अर्थात सवाल कहना क्या चाह रहा है, सवाल कहना चाह रहा है कि राम के 10वें मैच में 80 रन बनाए, यानी राम ने जब अपना 10वां मैच खेला तो 80 रन बनाए। अर्थात राम ने उसके पीछे 9 मैच खेले थे, जब खेले थे तो कुछ ना कुछ रन रहा होगा, कुछ ना कुछ औसत रहा होगा। तो राम ने अपने 10वें मैच में 80 रन बनाए, जिसके कारण औसत में 1 रन की वृद्धि हो गई। तो यह प्रश्न आपका 9वें मैच तक का औसत रन पूछ सकता है या 10वें मैच के बाद का औसत रन पूछ सकता है। तो सवाल का थोड़ा मैं फॉर्मेट आपको बना दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। मान लिया कि 10वें मैच में उसने रन बनाए थे कितने, 80, अर्थात 9 मैच तक कुछ ना कुछ उसका औसत रहा होगा, और यही प्रश्न पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमें देखना है कि वृद्धि हो रही या कमी। तो 1 रन की वृद्धि हो रही तो ऊपर वाला हमारा सॉर्टिक काम कर जाएगा। और पिछला औसत यानी 9वें मैच तक का राम का औसत पूछ रहा था, अगर हमारे पास पिछला औसत आ जाएगा तो औसत में 1 जोड़ देंगे तो 10वें मैच के बाद का औसत आ जाएगा। तो यूज क्या करना है कि पिछला औसत अगर ज्ञात करेंगे तो नया रन कितना है, 80, माइनस वृद्धि कितने की हो रही है, 1 अंक की, और कुल मैच कितने हो गए, कुल उसके हो गए 10 मैच, तो 80 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 70। अर्थात 9वें मैच तक के उसके औसत रन 70 थे, और 80 रन के बनने से 10वें मैच तक के औसत 71 हो गए, 1 रन की वृद्धि हो गई। तो आपको यही देखना है कि इन सवालों में ऐसे ही आपके होंगे। अब अगर यहाँ पे कमी की बात करता तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं, प्लस वाला चिन्ह हम लोग यूज करते हैं। तो आशा करता हूँ ये बल्लेबाज वाले भी टाइप आपको समझ में आए होंगे। आते एक सवाल और इसी पे बल्लेबाज में, क्योंकि बहुत अच्छे ये सवाल हैं, मैं एक सवाल और आते हैं बल्लेबाज का एक प्रश्न और, कि एक खिलाड़ी अपने 20वें मैच में 80 रन बनाए, जिसके कारण औसत में 2 रन की कमी हो गई, तो 19वें मैच तक के औसत रन ज्ञात करो। अब देखिए, एक खिलाड़ी था, उसने अपने 20वें मैच में 80 रन बनाए, जिसके कारण औसत में 2 रन की कमी आ गई, वृद्धि नहीं हुई, कमी आ गई। तो पूछ रहा है 19वें मैच तक के औसत रन, अर्थात उसके पीछे का यानी पिछला औसत पूछ रहा है, पिछला औसत पूछ रहा है, पर क्या हो रहा है, 2 रन की कमी आ रही। तो कौन वाला शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, नीचे वाला। तो पिछला औसत बराबर नया रन कितना है, 80। अब देखिए कमी है इसलिए प्लस, क्योंकि ये उल्टा है थोड़ा सा, कमी कितने रन की हो रही है, 2 रन की कमी हो रही है, और कुल मैच कितने हो चुके हैं, तो कुल मैच आपके 20 वो खेल चुका है। तो सॉल्व करेंगे तो 80 प्लस 20 दूनी 40, तो ये आपका हो जाएगा 120 रन। अर्थात पिछला औसत यानी 19वें मैच तक के उसके औसत रन कितने थे, 120 रन थे। और अगर पूछता कि 20वें मैच के बाद उसके औसत रन कितने होंगे, तो 20वें मैच के बाद 2 रन की कमी हो जाएगी, तो उसके औसत रन हो जाएंगे 118। आशा करता हूं बल्लेबाज वाला भी टाइप आपको समझ में आया होगा। आते हैं एक अगले टाइप पर। अगला टाइप है आपका कि जब समूह का
खंड दो खंड में करे, जब समूह का खंड दो खंड में करे, जैसे मान लो कोई क्लास है, कक्षा को दो खंड में तोड़ दे, बॉयज और गर्ल्स में, या एक परीक्षा हो, परीक्षा में दो खंड में तोड़ दे, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में तोड़ दे, या कहीं एक फैक्ट्री हो तो फैक्ट्री को भी दो खंड में तोड़ दे। कैसे तोड़ेगा? एक ऑफिसर और फिर एक लेबर पर तोड़ दे। तो ऐसे में हमेशा क्या करते हैं हम, इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक बनता है, उसको मैं बना दे रहा हूं। संपूर्ण गुणे उसका औसत बराबर पहला खंड गुणे उसका औसत प्लस दूसरा खंड गुणा उसका औसत। पीछे के जो वीडियो हैं उसमें ये सवाल थे, एक बार उनको देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन उठाए हैं। जब ऐसा आ जाए कि किसी समूह को दो खंड में तोड़े, एक खंड जैसे आप कक्षा को बॉयज और गर्ल्स में तोड़ दे, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में भाई तोड़ दे, फैक्ट्री को ऑफिसर और लेबर में, या किसी गांव की संख्या को पुरुष और महिला में तोड़ दे। तो जब किसी समूह को दो खंड में तोड़ता है तो आपका शॉर्ट ट्रिक बनता है संपूर्ण, यानी उस पूरे लोग कितने थे और उनका औसत, पहला खंड प्लस दूसरा खंड, ये तोड़ते हैं। अब आते हैं सवाल कैसे बनते हैं। सवाल आएगा कि जब कह दिया कि 100 छात्रों का औसत अंक 46 है, कहेगा कि लड़कों का औसत अंक 50 है, लड़कियों का औसत अंक 40 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। लड़कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए स्टूडेंट कितने थे? 100। उनको किन खंडों में तोड़ा? बॉयज और गर्ल्स में तोड़ा। तो इस शॉर्ट ट्रिक का यूज कैसे करेंगे? बॉयज की संख्या अगर हम मान लें x, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 100 माइनस एक्स। अब उठा के शॉर्ट ट्रिक में यूज कर लेंगे। तो संपूर्ण कितने थे स्टूडेंट? 100। उनका औसत कितना था? 46। पहला खंड, तो पहला जो था उनकी संख्या क्या मान लिया? पहला खंड यानी पहले खंड की संख्या x गुणे उनका औसत कितना है? 50। दूसरे खंड की संख्या कितनी है? 100 माइनस एक्स गुणे 40। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, आइए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस पे सॉल्व करते हैं। 100 गुणे 46, ये आपका हो जाएगा 50x, और ये आपका बन जाएगा 40 गुणे 100 माइनस 40x। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10x प्लस 40 गुणे 100 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 गुणे 46 माइनस 100 गुणे 40 बराबर 10x। तो सॉल्व करेंगे तो 100 गुणे 6 इक्वल टू 10x। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 60 आ जाएगा x का मान, अर्थात x हमारा क्या था? लड़के थे, लड़कों की संख्या थी, तो लड़कों की संख्या 60 हो गई और लड़कियों की संख्या 40 हो गई। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको शॉर्ट ट्रिक एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ। यहाँ संपूर्ण संख्या गुणे उसका औसत, पहला समूह की संख्या गुणे उसका औसत, दूसरे समूह की संख्या गुणे उसका औसत। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है जब समूह को दो खंड में तोड़े। आते हैं एक सवाल और इसी पर। कह दिया कि 160 छात्रों का औसत, 160 छात्रों का औसत 60 है, उत्तीर्ण
छात्रों का औसत 80 है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 30 है, तो उत्तीर्ण की संख्या बतानी है हमें। क्या करना है? उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बतानी है। देख रहे हैं, अगर 160 छात्र थे, उसमें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दो भागों में, दो खंडों में तोड़ा, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दो खंडों में तोड़ा। तो यहां पे हम मान लेते हैं, अगर हम मान लें कि उत्तीर्ण की संख्या x हो जाएगी, तो अनुत्तीर्ण की संख्या क्या हो जाएगी? 160 माइनस एक्स। अब आपको क्या है, अप्लाई कर लेना है अपनी शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? संपूर्ण संख्या गुणे उसका औसत। तो संपूर्ण संख्या कितना है? 160 गुणे उसकी संख्या, कितने हो जाएंगे? उसका औसत 60। पहला समूह, तो पहला समूह की संख्या क्या माना था? x। x हमारे कौन? उत्तीर्ण, और उत्तीर्ण का औसत कितना है? 80, प्लस अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है? 160 माइनस एक्स, और गुणे उसका औसत कितना है? 30। सॉल्विंग करेंगे तो 160 गुणे 60 80x प्लस 160 गुणे 30 माइनस 30x। जब इन्हें सॉल्विंग करेंगे तो 80 में और 30 गया तो ये बच जाएगा 50x, और ये उधर भेजेंगे तो 160 गुणे 60 माइनस 160 गुणे 30, कॉमन ले लेंगे तो 160 और 60 माइनस 30 इक्वल टू 50x। इसे सॉल्व करें हम लोग तो 160, ये देख लीजिएगा, ये सॉल्विंग आपकी यहाँ पर आ रही है, तो हो जाएगा 160 गुणे 30 बराबर 50x। अगर मैं इसे काटना चाहूँ तो 0 से 0 कट गया, 5 छक्का 30, 16 छक्का 96, 96x, यानी उत्तीर्णों की संख्या पूछ रहा था, तो उत्तीर्णों की संख्या कितनी ले आए आपने? 96 उत्तीर्ण की संख्या आ गई। आशा करता हूं कि ये भी आपको टाइप समझ में आया होगा कि जब समूह का खंड दो खंड में करें, जब समूह के खंड को दो खंड में करें तो इस टाइप के सवाल बनते हैं, और ये आपको कैसे सॉल्व करने हैं। आते हैं अगला टाइप आपका, जब मध्य की संख्या ज्ञात करनी होती है, जब मध्य की संख्या ज्ञात करनी होती है, तो ऐसे प्रश्न के लिए जब मध्य की संख्या ज्ञात करनी होती है, मध्य की संख्या, मध्य की संख्या, मध्य की संख्या ज्ञात करनी होती है। इसके भी दो शॉर्ट ट्रिक हैं, वो मैं आपको नोट कर दे रहा हूं, तब उसके बाद मैं प्रश्नों पर आता हूं। कहेगा मध्य की संख्या, मध्य की संख्या बराबर संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या गुणे उसका औसत माइनस पहला खंड गुणे उसका औसत प्लस अंतिम खंड गुणे उसका औसत। और एक बनता है मध्य की संख्या बराबर पहला खंड गुणे उसका औसत प्लस दूसरा खंड गुणे उसका औसत माइनस संपूर्ण गुणे उसका औसत। ये देखिए, ये आपकी दो शॉर्ट ट्रिक है। अब दोनों शॉर्ट ट्रिक में अंतर क्या है ये भी आप जानेंगे। जैसा एक दे दिया समूह की कुल संख्या 11, और इनको हमारा दो खंड बना रहा है 5 और 5 का, तो जब भी आपका समूह का मान, कुल समूह का मान ज्यादा हो, जैसे ये देखिए ये कितना है 11 और ये 5 और 5 कितना जोड़ना है 10, जब भी आपका संपूर्ण का मान ज्यादा हो तो ये ऊपर वाली शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे, अर्थात संपूर्ण का मान आगे ही रहेगा। और जब मान लिया इसको ऐसे तोड़ रहा है कि 11 है और 6 का खंड तोड़ रहा है,
6 और 6 12 हो रहा है और संपूर्ण का मान कम है, तब आपको ये वाली सॉर्टिंग, नीचे वाली सॉर्टिंग यूज करनी है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब संपूर्ण का मान ज्यादा होगा तो ऊपर वाली सॉर्टिंग, जब संपूर्ण का मान कम होगा तो नीचे वाली सॉर्टिंग यूज करनी है। दोनों में से एक एक सवाल मैं करवा दे रहा हूं, तब आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आएगा। कैसे आएंगे सवाल? सवाल आपका आ जाएगा कि 11 संख्या का औसत 50 है। पहले 6 संख्या का औसत 49 है और अंतिम 6 संख्या का औसत 52 है। तो मध्य की संख्या ज्ञात करें। सवाल आप लोग देख लें कैसे कहा। 11 संख्या का औसत 50 है, पहले 6 संख्या का औसत 49 है, अंतिम 6 संख्या का औसत 52 है, तो मध्य की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले देखेंगे हमारा संपूर्ण कितना है 11 और खंड कितने का कर रहा है, हमारा 6 और 6 का कर रहा है। तो 6 और 6 12 हो रहा है, अर्थात संपूर्ण का मान कम है। तो जब संपूर्ण का मान कम होगा तो कौन सी सॉर्टिंग? दूसरी सॉर्टिंग हमारी यूज करेंगे या नीचे वाली सॉर्टिंग यूज करेंगे। तो मध्य का मान या मध्य की संख्या ज्ञात करनी है, तो मध्य का मान कितना आ जाएगा? पहला, तो पहले में संख्या कितनी है? 6 गुणे उसका औसत 49, दूसरा कितना है? 6 गुणे 52 माइनस संपूर्ण कितना है? संपूर्ण में 11 गुणे 50। सॉल्व करेंगे तो 6 कॉमन ले लिया, 49, तो बचेगा 49 प्लस 52 माइनस 550। जब इन्हें सॉल्व करेंगे 6 और ये जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 2 11, 5 6 9, 9 1 10, 101, 550। सॉल्व करेंगे तो 606 माइनस 550। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा 56। अर्थात मध्य का जो मान था हमारा वो कौन सा था? 56 था। एक सवाल और देख लीजिए, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर से मैं समझा दे रहा हूं। संपूर्ण का मान 11 था, खंड कर रहा था 6 और 6 का। जब 6 और 6 का कर रहा था अर्थात संपूर्ण का मान छोटा था, इसलिए हमने नीचे वाली सॉर्टिंग यूज की। अगर संपूर्ण का मान ज्यादा होता तो मैं ऊपर वाली सॉर्टिंग यूज करता। और देखिए पहला खंड यानी पहले खंड का मान कितनी संख्या थी? 6 थी, इसलिए उनका गुणे औसत 49। दूसरा खंड 6 था, गुणे उनका औसत 52 माइनस संपूर्ण की संख्या गुणे उसका औसत। ये हो गया, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आते हैं एक और इसी के सवाल पे। मान लिया एक सवाल और है आपका, कह दिया 11 संख्या का औसत 40 है। पहली 5 संख्या का औसत 38 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 36 है। तो छठवीं संख्या का मान बताइए। देखिए 11 था, अब यहां पे पहले हम देख लेते। देखिए संपूर्ण संख्या थी हमारी 11 और उसको तोड़ किस पर रहा है? 5 और 5 में तोड़ रहा है। तो संपूर्ण की संख्या छोटी है, संपूर्ण की संख्या बड़ी है और खंड का मान छोटा है 5 और 5। तो कौन सा होगा? जब संपूर्ण का मान ज्यादा हो तो ऊपर वाली सॉर्टिंग यूज करेंगे। तो हमें मध्य का मान। और एक चीज यहां पे कह रहा है छठवीं संख्या, तो 11 संख्याओं में छठवीं संख्या ही हमारी मध्य की होगी।
तो ये छठवीं संख्या कह सकता है, तो अर्थात ये मध्य की संख्या पूछ रहा है। तो 11 संख्याओं की अगर सीरीज आप बनाओगे तो मध्य में जो होगा वो आपका छठवीं संख्या ही होगा। तो देखते हैं मध्य की संख्या, तो संपूर्ण संख्या गुणे उसका औसत, संपूर्ण संख्या कितनी, 11 गुणे उसका औसत कितना हुआ 40, माइनस पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी 5 गुणे उसका औसत कितना 38, फिर अंतिम संख्या 5 संख्या है उनका औसत 36 है। तो अब इन्हें सॉल्विंग करेंगे तो ये हो जाएगा 440, और इसमें दोनों में 5 कॉमन ले लें और 38 और 36 को जोड़ेंगे, 36 दूनी 72 होता है, और 72 में 2 और जोड़ेंगे 74 हो जाएगा। 440 माइनस 5 को 20 और 7 को 28, 28 2 30, शायद सही हो रहा है, एक बार देख लीजिएगा। 5 को 20 की 0 2 और 7 पचे 35, 35 2 37, सॉरी 570 आएगा, 5 7 35, 35 2 37, सही है। और जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का अंतर आ जाएगा 30 और 40 70, अर्थात वो हमारी छठवीं संख्या 70 होगी। जो मध्य की संख्या थी हमारी वो 70 होगी। ठीक, सही है। ये आपका था मध्य की संख्या ज्ञात करना। औसत का सारा टाइम मैंने करवा दिया, सभी टाइम में से 2-2 प्रश्न थे। ये मेरी मेहनत है कि आपको ये पूरा वीडियो ये पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में मिल रहा है। तो मैं कहूँगा इसी तरह प्यार बनाए रखिए। यूट्यूब में हम लोग के चैनल में बहुत अच्छी संख्या से ग्रोथ हो रही है और आप लोग का प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बनाते रहिएगा। कल से मैथ में फिर से मैं लेकर आऊँगा एक नया चैप्टर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।